जय हिंद दोस्तों, आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 में जो होने वाला है जियोग्राफी भूगोल को आज हम कवर करेंगे। दोस्तों पेपर का नाम क्या है? सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र की मूल बातें। इंग्लिश में भी देख लेंगे इसे, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड मिलता है उसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश में लिखा होता है दोस्तों। तो इंग्लिश में है बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जिसका पेपर कोड है GEO 302 यानी GEO 302। क्लास 1 है, यूनिट फर्स्ट है। 32 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और शुरू में ही आप लोग देख करके छोड़ देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये अच्छे प्रश्न हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पौधों में नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी के कारण क्या होता है? तो पौधों में नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी के कारण पत्ती के रंग को प्रभावित करता है, सही है। वर्णक एकाग्रता को कम करता है, सही है। दृश्यमान परावर्तकता को बढ़ाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, यह सभी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सुदूर संवेदन तकनीकें संवेदी वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित, परावर्तित या विवर्तित किसके गुणों का उपयोग करती है? तो इसमें दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों का उपयोग करती है। ठीक है भैया, एक बार और प्रश्न को देखेंगे। सुदूर संवेदन तकनीकें संवेदी वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित, परावर्तित या विवर्तित किसके गुणों का उपयोग करती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों का उपयोग करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ ज़बरदस्त तैयारी कर सकें। ठीक है, पुराने हैं तो दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, स्थैतिक उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, स्थैतिक उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो लगभग 36,000 किलोमीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, फसल रकबा और उत्पादन अनुमान CAPE को वित्त पोषित किया गया है, यह 1983 में किसके द्वारा लिया गया? तो यह दोस्तों किसके द्वारा लिया गया था? तो भारत के द्वारा लिया गया था, ऑप्शन नंबर डी है। एक बार और प्रश्न को देखेंगे। फसल रकबा और उत्पादन अनुमान CAPE को वित्त पोषित किया गया, यह 1983 में किसके द्वारा लिया गया? तो भारत के द्वारा लिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, थर्ड ईयर है। ठीक है, थर्ड ईयर है, क्वेश्चन टफ आते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 है, समय के साथ परावर्तकता यानी उत्सर्जन में परिवर्तन कहलाता है? तो दोस्तों उत्सर्जन में परिवर्तन लौकिक भिन्नता कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनाज के आकार में वृद्धि के साथ 100 स्रो अल्बेडो सभी तरंग दैर्ध्य पर गिरता है, क्या यह सही है? तो जी दोस्तों यह सही है। प्रश्न नंबर बी है, प्रतिबिंब पर अनाज के आकार का प्रभाव निकट IR क्षेत्र में अधिकतम है, यह भी सही है। स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्रतिबिंब पर अनाज के आकार का प्रभाव कम होता है, यह भी सही है, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, कक्षा में गड़बड़ी के कारण उपग्रह कक्षा के मापदंडों को किसके द्वारा किए गए मापों पर अक्सर अपडेट किया जाता है? तो 5 ग्राउंडेड स्टेशन पर उपग्रह कक्षा के मापदंडों को अपडेट किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं की पहचान करने में मदद करता है? तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी है, हस्ताक्षर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं की पहचान करने में मदद करता है? तो हस्ताक्षर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सौर ऊर्जा का प्रतिबिंब पत्ती में पानी की मात्रा से परिलक्षित होता है, परावर्तन ऑप्टिकल इंफ्रारेड में दृश्यमान 0.4 माइनस या नियर IR 0.7 माइनस या शॉर्ट वेव IR 1.3 या इनमें से कोई नहीं, कौन है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, शॉर्ट वेव IR 1.3।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, एक विशिष्ट तरंग लंबाई के साथ उत्पादित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की परस्पर क्रिया किसी भूभाग पर किसी लक्ष्य को उसकी बिखरी हुई चमक का अध्ययन करने के लिए क्या कहलाती है? तो उसकी चमक का अध्ययन करने के लिए दोस्तों सक्रिय रिमोट सेंसिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा रेडियोमेट्री का आधार बनती है? कौन सी मात्रा है दोस्तों जो रेडियोमेट्री का आधार बनती है? उज्ज्वलन ऊर्जा, क्यू या दीप्तिमान प्रवाह, दीप्तिमान तीव्रता फर्स्ट, इनमें से सभी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये पूछा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा रेडियोमेट्री का आधार बनती है? तो यह तीनों है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लिख लीजिएगा इसे। उज्ज्वल ऊर्जा क्यू, दीप्तिमान प्रवाह और दीप्तिमान तीव्रता फर्स्ट। प्रश्न नंबर 12 है, महासागरीय जल का अपवर्तनांक। तो महासागरीय जल का अपवर्तनांक दोस्तों लवणता के साथ घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 13 है, जीपीएस उपग्रह की सामान्य ऊंचाई लगभग होती है। जीपीएस जो दोस्तों ट्रैकर होते हैं, ट्रैक में या मोबाइल में गायब हो जाने पर जो लोकेशन ट्रैक होता है जीपीएस, उस उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई लगभग 20,200 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सामान्य क्वेश्चन है, मतलब आप किसी से भी पूछ सकते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, जीओडी मीटर आधारित है। जीओडी मीटर किस पर आधारित है दोस्तों? तो संग्राहक प्रकाश तरंगों के प्रसार पर जीओडी मीटर आधारित है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। एक माध्यम का अपवर्तनांक विकिरण की तरंगदैर्ध्य के अनुसार बदलता रहता है। सही है। तरंगदैर्ध्य के साथ अपवर्तनांक के परिवर्तन को परिक्षेपण कहते हैं। यह भी सही है। किसी प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश की रंगों का विखंडन परिक्षेपण के कारण होता है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, इनमें से सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, स्थलाकृतियों की व्यवस्था जो वस्तुओं के आकार और बनावट की विशेषताएं प्रदान करती हैं उसे क्या कहा जाता है? जो स्थलाकृतियां हैं दोस्तों, उसकी जो व्यवस्था वस्तुओं के आकार और बनावट की विशेषताएं हैं उसे क्या कहा जाता है? वर्णक्रमीय भिन्नता कहा जाता है, स्थानिक भिन्नता कहा जाता है या लौकिक भिन्नता कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसमें स्थानिक भिन्नता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपसे आपका कम से कम 5 से 6 प्रश्न इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिन के दौरान पृथ्वी और विकिरण को परावर्तित करती है। ये भी सही है। दिन के दौरान पृथ्वी अपनी सतह से निकलने वाले दोनों सौर विकिरणों को परावर्तित करती है। ये भी सही है दोस्तों। रात के दौरान पृथ्वी अपनी सतह से विकिरण उत्सर्जित करती है। ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही है दोस्तों? या ऑप्शन नंबर ए है, फाइटोप्लैंक्टन में प्रकाश संश्लेषण रूप से सक्रिय वर्णन होता है। क्या ये सही है दोस्तों? तो ये सही नहीं है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि हरित क्षेत्र में बैंक स्कैटरिंग को बढ़ाती है। ये भी गलत है। फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि बुल क्षेत्र को तेजी से अवशोषित करती है। ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि से हरित क्षेत्र में पश्च प्रकीर्णन कम हो जाता है। ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 है, फोटो व्याख्या का उद्देश्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फोटो व्याख्या का क्या उद्देश्य होता है? पहचान होता है, वस्तुओं की पहचान होता है, वस्तुओं के महत्व को देखते हुए। क्या ये सभी सही हैं? यानी उपरोक्त सभी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। एक आवृत्ति 1 सेकंड में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। क्या ये सही है दोस्तों? तो जी ये बिल्कुल सही है। तरंग की आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। ये भी सही है। एक तरंग का आयाम मध्य बिंदु से उसकी पहाड़ी की ऊंचाई है।
क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। ये दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। तो याद रखिएगा, एक आवृत्ति 1 सेकंड में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या होती है। तरंग की आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। एक तरंग की आयाम मध्य बिंदु से उसकी पहाड़ी की ऊंचाई पर होती है। क्या सही है? जी बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों। जल निकाय की ऑप्टिकल संपत्ति किस पर निर्भर करती है? क्या ये किस पर निर्भर करती है दोस्तों? भंग सामग्री द्वारा एक अवशोषण पर निर्भर करती है। जी सही है। निलंबन कण पद्धति द्वारा अवशोषण करती है। ये भी सही है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर द्वारा प्रकीर्णन, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। प्रश्न एक बार और देख लेंगे, जल निकाय की ऑप्टिकल संपत्ति किस पर निर्भर करती है? तो ये तीनों पर निर्भर करती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों मैं बार बार कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, रिमोट सेंसिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लक्ष्य के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणों की बातचीत, क्या यह सही है? जी बिल्कुल सही है। लक्ष्य से विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन, जी ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ए और बी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक हवाई तस्वीर के पैमाने को प्रभावित नहीं करता है? फोकल लंबाई, उड़ान ऊंचाई, जमीन की ऊंचाई या इनमें से कोई नहीं, कौन सा सही है? तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रतिबिंब और अपवर्तन के मामले में आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, या अपवर्तन कोण या आपतन कोण अपवर्तन कोणों का योग बराबर होता है? इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रतिबिंब और अपवर्तन के मामले में आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? मूल सामग्री में विस्तारित मिट्टी के ऊर्ध्वाधर खंड को प्रोफाइल कहा जाता है। जी ये सही है। पृथ्वी की सतह समांतर मिट्टी की परतों को क्षितिज कहा जाता है। ये भी सही है। दो निकटवर्ती क्षितिज के बीच की संक्रमणकालीन परत को सीमा कहा जाता है। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, समय के समान अंतराल पर एक ही क्षेत्र के दोहराव वाले अवलोकन गतिशील घटनाओं की निगरानी के लिए उपयोग होते हैं। बादल, वनस्पति आवरण, स्रो कवर या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपरोक्त सभी। प्रश्न एक बार और देख लेंगे, समय के समान अंतराल पर एक ही क्षेत्र के दोहराव वाले अवलोकन गतिशील घटनाओं की निगरानी के लिए उपयोगी कौन होते हैं? बादल होते हैं, वनस्पति आवरण और स्रो कवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 है, सुसंगतता की लंबाई जिसके ऊपर आयाम के बीच एक मजबूत संबंध है उसे क्या कहा जाता है? फिर वो क्या कहलाती है दोस्तों? तो वह कहलाती है बैंडविड्थ के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इनमें से कौन है दोस्तों जो सही कथन है? 1962 में एक रॉकेट की स्थापना के साथ एक भारतीय अंतरिक्ष प्रयास शुरू हुआ था। जी बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष का विकास DOS भारत सरकार द्वारा 1972 में स्थापित किया गया था। क्या सही है? जी बिल्कुल सही है दोस्तों, सी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विभिन्न गतिविधियों के लिए इसके अनुप्रयोग के लिए जिम्मेदार है। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30 है, बर्फ का निर्माण तब होता है जब बादल का तापमान जमाव बिंदु से ठीक ऊपर होता है, हिमांक पर होता है, या हिमांक के नीचे होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जब हिमांक के नीचे होता है, ठीक है। बर्फ का निर्माण तब होता है जब बादल का तापमान हिमांक के नीचे होता है। प्रश्न नंबर 31 है,
रिमोट सेंसिंग शब्द किसने गढ़ा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे लिख लीजिएगा दोस्तों। किसने गढ़ा था? एल्विन एल प्रूइट और एक भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, रिमोट सेंसिंग शब्द किसने गढ़ा था? एल्विन एल प्रूइट एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने रिमोट सेंसिंग शब्द को गढ़ा था। प्रश्न नंबर 32 है, एक निष्क्रिय सेंसर उपयोग करता है तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में एक सूर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, एक निष्क्रिय सेंसर उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है? ऊर्जा के स्रोत के रूप में एक सूर्य का उपयोग करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ, ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें और जबरदस्त तैयारी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।